नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। प्रबोध एक ऐसा मंच है जहां हम सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं सवालों के साथ समाधान की दिशा में। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्री सुबरंजन सेन। तो आज हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या नवाचार किए जा रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो नमस्कार सुबरंजन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको ये पदभार संभालने में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ का जो पदभार आपने संभाला है लगभग 11 महीने ही हुए हैं। इसके पहले आप और भी कई जगह वन विभाग में आपने कई सेवाएं दी, जिम्मेदारियां निभाई है। तो उस समय का जो अनुभव रहा है और अभी जो आपने 11 महीने में जो वन्य जीव की जिम्मेदारी आपने संभाली है मध्य प्रदेश के, उसका क्या अनुभव रहा है, वो थोड़ा सा आप बताइए। थैंक यू। वैसे मेरा जो पूरा सर्विस जो करियर है वो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ में ही गुजरा है। कान्हा में और पेंच में और माधव में, और शुरू में किया था सतपुड़ा में। तो लगभग चारों अभी टाइगर रिजर्व बन गए हैं। उस समय सतपुड़ा और माधव टाइगर रिजर्व नहीं थे। तो पूरा मैं वाइल्ड लाइफ में ही रहा हूँ। इवन जो डेपुटेशन भी गया हूँ बाहर, देहरादून में मैं था 6 साल, वो भी भारतीय वन्यजीव संस्थान WII में ही डेपुटेशन में था। तो वाइल्ड लाइफ मेरा पसंदीदा फील्ड भी है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसा ही पोस्टिंग मुझे हमेशा मिलता आया है। भोपाल आप जब आया प्रमोट होने के बाद पेंच से, तब मैं वाइल्ड लाइफ से बाहर ज़रूर बाकी विंग्स जो डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेशन है, बाकी विंग्स में काम किया मैं। मध्य प्रदेश जैसे कि आपको पता ही होगा वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छा माना जाता है पूरे देश में, और बहुत सारे स्टेट्स जो है वो मध्य प्रदेश का ही अनुकूलन करते हैं। तो एक तरह से हमको वो भी मेंटेन करना बहुत एक चुनौती ज़रूर है। लेकिन आपने कुछ समय आपने कहा है कि आप नॉन वाइल्ड लाइफ रहे हैं, तो वो दौर कैसा था उस समय जब आप अपने जो एक कहते हैं कि आपको वन्य जीवों से इतना प्यार, अपना पैशन, और वो समय आपने कैसे गुजारा, वो कौन सा समय था? वो मैं जैसे मैं बोला भी हेडक्वार्टर में था। मैं बहुत कम समय के लिए कॉरपोरेशन में था, जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है उसमें था। मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने ही था, लेकिन वो भी अलग टाइप का काम था, अच्छा था। जैसे बोला कॉरपोरेशन में बहुत सारे काम होता है, जो प्लांटेशन वाला है, फिर उसका एक्सट्रैक्शन होता है, वो अलग टाइप का वर्किंग है कॉरपोरेशन में। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग में था। उसमें बेसिकली आपके जो काम होते हैं, विशेष करके प्लांटेशंस है, वन विभाग जो प्लांटेशन हर साल बारिश में करता है उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है। तो वो एक अलग टाइप का काम था, वो भी अच्छा रहा। फिर मैं 2 साल से ज़्यादा वित्त बजट में था। वो मेरा वित्त बजट पसंदीदा का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पूरा मेरा कोरोना उसी में बीता। 2 साल से ज़्यादा मैं एज APCCF विद बजट था, लेकिन वो भी सीखने को मिला क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके गवर्नमेंट का। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी, विभाग में जब आपके पास जिम्मेदारी रही है, आपने देखा है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, साथ ही हम अगर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में वन्यजीव संरक्षण और विकास, इसके लिए क्या योजनाएं हैं जो दूरगामी तक चले? मध्य प्रदेश बहुत कम स्टेट्स में से है, मेरे ख्याल से 2 या 3 स्टेट ही और है जिन्होंने एक स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया। बेसिकली वो जो नेशनल वाला जो पिक्चर है उसी के अंदर हम स्टेट क्या क्या कर सकता है, कहाँ क्या करना है। तो एक बहुत अच्छा प्लान हम लोगों ने उसमें बना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हर फील्ड से लेके पुराने रिटायर्ड लोग हैं, IFS ऑफिसर से बाकी लोग हैं, सब इंस्टीट्यूट सब मिला के हम लोगों ने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया। उसमें सभी चीज़ें, उसमें जो आप पूछ रहे हैं हैबिटेट वाला, तो हैबिटेट वाला हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। खास करके जो आपके ऐसे पार्क्स जहाँ पे रिलेटिवली हम सक्सेसफुल इन द सेंस कि उसमें जो प्रे बेस है, जो आप जैसे चीतल, सांबर जो शाकाहारी वन्य प्राणी हैं, उनके संख्या में काफ़ी हद तक बहुत बढ़ोतरी हुआ है ना। जो एकदम संकटग्रस्त थे उनको हमने रिकवर भी कर पाए। जैसे आप कान्हा में 12 सिंगल ले ले कि 1970-71 में 60 ही थे, आज की डेट में करीब 1200 है ना। तो वो बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। लेकिन एक जैसे मैं बताया बहुत बड़ा चुनौती है ग्रासलैंड मैनेजमेंट और हैबिटेट मैनेजमेंट में। तो उसमें हम लोग अभी जो स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी वही सभी बातें हैं कि कैसे आप करेंगे। एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुआ था कान्हा में, उसका सजेशन ये था कि आप कान्हा में एक पायलट प्रोजेक्ट लो इसी पे,
हैबिटेट मैनेजमेंट पे कैसे आप रिस्टोर करेंगे। इंडिया लेवल पे जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं ग्रासलैंड के और इकोलॉजी के, उन सबको मिलके कान्हा में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमको आशा है कि उससे जो रिजल्ट्स निकलेगा, जो रिकमेंडेशंस निकलेगा, वो हमको हैबिटेट मैनेजमेंट में काम आएगा। बाकी जो हैबिटेट का एस्पेक्ट्स जैसे पानी वाला है, वो भी चुनौती है बहुत सारे जगह पे, उसमें भी हम लोग काम करने। तो जो स्टेट एक्शन प्लान है उसमें बहुत सारे टारगेट टाइम पीरियड के साथ और कौन करेगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सर वैसे ही अगर हम देखें मध्य प्रदेश में जो नया अभ्यारण्य बना है, नौरादेही अभ्यारण्य, तो जब अभ्यारण्य बना तो जो आवास का शरण तो होता ही है, तो वो किस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है वहाँ? वो एक दूसरे टाइप का चुनौती हो क्या है। अभयारण्य जैसे नौरादेही है, अभी नया नहीं बना, इसे पुराना ही है। वो 80 के दशक में घोषित अभयारण्य है। उसका बस अभी दर्जा बढ़ गया इन द सेंस कि टाइगर रिजर्व बन गया है। तो नौरादेही प्लस जो वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य था, उन दोनों को मिला के एक टाइगर रिजर्व बना है, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से। बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा। और पहले तो नौरादेही में बहुत सारे गांव थे इसलिए बोल रहे हैं कि करीब करीब 80-85 गांव, कम से कम 90 करीब थे गांव, और उसमें से करीब करीब 40 हम लोगों ने रिलोकेट कर दिया है। हम लोगों ने दूसरी जगह उनको उनके सहमति से बसाया है। ये मध्य प्रदेश में एक तरह से सबसे अच्छा काम, और एक तरह से बोल सकता हूँ मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये हो रहा है, जो लोगों का सहमति से गांव विस्थापन वाला काम है। मध्य प्रदेश उसमें भी अग्रणी है। हम लोग अगर हम शुरुआत से देखें तो करीब करीब 220 गांव हम लोगों ने शिफ्ट कर चुके हैं। 220 बोल रहे हैं 1968-69 से लेके। पहला गांव जो रिलोकेट हुआ था कान्हा में हुआ था, वो 68-69 में। तो तब से लेके अब तक हम लोगों ने, और ख़ास करके अभी जो लास्ट वाला फेज़ है 15-20 साल का, उसमें तो आप उनको अच्छे पैकेज दे के ही हम उनको बाहर कर रहे हैं। और वो भी जब वो राज़ी हो, हर एक को राज़ी होना होता है। आपको सतपुड़ा का इतना सारे 40 गांव सतपुड़ा में भी बाहर निकले 45, लेकिन उसमें से एक गांव है पोडार करके, जिसमें एक वो इंडिविजुअल उसमें सहमति देना होता है कि हाँ ठीक है, मैं राज़ी हूँ कि मैं अपना घर छोड़ के दूसरे नए घर जाके बसाऊँगा, है ना। क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन वैसे भी होता है, तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट से होता है। बेसिकली गांव जब रिलोकेट हो जाता है तो वो एरिया फिर वो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से, वो जो आप बोल रहे थे ना डिसरप्शन, वो कम हो जाता है। सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपसे हमारे जो मध्य प्रदेश में जो टाइगर बढ़ रहे हैं और उसके लिए आप क्या स्कीम्स लाए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। 79 स्वतंत्रता दिवस है और आप महुआ हाउस में अपने पूरे ग्रुप के साथ आए, आपको कैसा लग रहा है? महुआ हाउस आके हमको बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की सारी टीम बहुत कोऑपरेट है। हम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय किया। महुआ एक प्रॉपर्टी के अंदर में यहाँ आए हुए हैं, जो एक बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी है दोस्तों। और हमारे इस प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये लश ग्रीन है। यहाँ पे इस समय में पूरी तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई प्रॉपर्टी है, और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यहाँ की एक्सीलेंट है, मैं कहूँगा आपसे। शांत वातावरण में हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। मन खुश हो गया यहाँ आके, बहुत बहुत बढ़िया। महुआ आके हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम घूमे, बहुत सारे नींबू के पेड़ हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, और देख के इतना अच्छा लग रहा है कि हम यहीं रुक जाएं, वापस जाएं ही नहीं महुआ हाउस से। महुआ का मैंने नाम तो बहुत सुना था, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी है, वाटर बॉडीज भी अच्छी हैं।
नाचूं मैं आज छम 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 छम। मुझे मैम यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने महुआ हाउस फर्स्ट टाइम आई हूँ। इतने नेचुरल व्यू देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नाश्ता बहुत डिलीशियस था, गेम्स बहुत अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं। यहाँ मतलब सुंदरता जो है ना देखने लायक है। सो ब्यूटीफुल जगह। हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और अपने पूरे रोटरी क्लब को लेके आएंगे। यहाँ पे मैंने पहले बहुत सारे गेम्स खेले, फिर खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था और बोटिंग करी। बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है। एक बेहतरीन पिकनिक के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई हो नहीं सकता है। वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर, हम सबसे पहले तो आपको बधाई दें कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर की संख्या बढ़ने की वजह से हम मध्य प्रदेश को अग्रणी मानते हैं। बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अब हम जानना चाहेंगे कि जब बाघ का संरक्षण किया जा रहा है तो इसमें किस तरीके का नवाचार किया, क्योंकि नया टाइगर रिजर्व भी बन रहा है। जैसे हमने देखा रातापानी टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए ही बना हुआ है कि वहाँ टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो किस तरीके से इसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है और टाइगर बहुत अच्छे से सरवाइव करे और रिप्रोडक्शन भी अच्छा हो, तो उसके लिए क्या क्या एक्शन प्लान है और किन किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने बोला, लेकिन बेसिकली इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम ही को नहीं, हम लोगों को विरासत में बहुत अच्छा चीज़ मिला है। हम लोग को वाइल्ड लाइफ, खास करके फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ में मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन रहा है और बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, बहुत कमिटेड लोग रहे हैं जो इस पे काम किए हैं और इसी के कारण मध्य प्रदेश आज इस वाइल्ड लाइफ जाना जाता है हर जगह। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो हमारे लोग हैं, गांव वाले हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, उन पे भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। बाकी जो आपने बोला टाइगर जो बड़े हैं, मध्य प्रदेश हमेशा से ही एक्चुअली टाइगर के लिए जाना जाता था, बहुत पहले से भी। अब जब टाइगर जब शिकार भी होता था तब भी बहुत लोग यहीं आते थे शिकार करने। तो जंगल, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा बड़ा जंगल भी है, बड़ा विस्तार है जंगल का मध्य प्रदेश में। तो जैसे हमारा लास्ट 785 का मीडियन वाला नंबर है। बाकी कोई भी स्टेट मेरे ख्याल से 600 क्रॉस नहीं किया है, हमारा ऑलमोस्ट 800 पहुंचने वाला है। तो टाइगर रिजर्व बनाने का मतलब नहीं है कि सिर्फ टाइगर बचा रहे, हम तो मिट्टी रहेगा, उसके बाद घास होगा, तभी जाके बाकी सब चीज़ होगा, तब जाके वो सब चीज़ के बाद ही टाइगर आएगा, उसके बाद ही टाइगर आएगा। आप ऐसा ही सिर्फ टाइगर नहीं आ सकता है। तो टाइगर बचाना मतलब सब चीज़ बचाना है। तो बेसिकली वो सब हमारा जो इकोसिस्टम अप्रोच वाला जो बात है वो वही है टाइगर मैनेजमेंट में। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जितना टाइगर हमारे 100 साल पहले थे, 95% जगह से टाइगर गायब हो गए, अभी वापस भी नहीं आए, है ना। तो बहुत सीमित जगह में टाइगर बचे हैं अभी भी। ये ज़रूर है हमारे शहर वहर बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग टाइगर के पास जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि साहब टाइगर हमारे शहर में आ गया, बिल्कुल, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि कैंपस में आ गया, हमारे इंस्टीट्यूट में आ गया, भोपाल में ही कल ही दिखाई दिया केरवा में। तो वो बेसिकली वही वाला बात है कि हम एक्चुअली, क्योंकि हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है तो उसके कारण हमको लग रहा है कि उल्टा लग रहा है कि हम नहीं घुसे हैं, वो हमारे यहाँ घुस रहे हैं। हमने भी देखा भोपाल में भी, जैसे कल केरवा के पास टाइगर दिखाई दिया और फिर उसके बाद जब प्रोटेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या तो जाली लगा देते हैं या वॉल बना देते हैं। तो टाइगर को वहाँ रोक रहे हैं, क्या उसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि टाइगर को कहीं और विस्थापित किया जाए जिससे कि वो अर्बन एरियाज में नहीं आए? बेसिकली क्या है कि ये जो एकदम जो भोपाल वाला टाइगर्स है, तो भोपाल वाला टाइगर्स बेसिकली आपके जो रातापानी एरिया है, आपका उसके बाहर जो केरवा वाला एरिया है, आपका सीहोर का कुछ एरिया है, कुछ भोपाल का एरिया है, जहाँ जंगल है या फिर जंगल जैसा ही है, मतलब
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जंगल नहीं है, RFPF नहीं है, लेकिन वो जंगल एक तरह से रेवेन्यू का जंगल या फिर जंगल जैसा ही है। तो वहाँ पे वो एक तरह से आप अब ये मानिए कि हमेशा ही टाइगर रहे हैं। ये हो सकता है 10-20 साल बीच में कम हो गया था, दिखता नहीं था, इस टाइप से है। तो और ये पूरा कॉन्टिग्यूअस टाइगर हैबिटेट ही है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से भटक के आ गया है टाइगर, ये बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऐसा बात होगा तो फिर हम ये ट्रांसलोकेशन की बात कर सकते हैं कि भाई टाइगर क्या है, वो एक्सप्लोर करता है। जब नया यंग टाइगर है, मेल है खास करके, वो घूम बाहर नहीं, क्योंकि उसको जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ रह नहीं सकता, उसको नया एरिया ढूंढना है। तो उसमें वो डिस्पर्स हो जाता है, तो चला जाता है बाहर। कई बार वो नदी नाले लेके चला जाता है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है। आपको पता है कि अभी हाल ही में लखनऊ के आसपास भी टाइगर घूम रहे थे, है ना। आसपास कोई जंगल नहीं है, लेकिन वो टाइगर भटक के आ गया। तो उस टाइप का स्थिति भोपाल में नहीं है ना। तो भोपाल में कभी हम लोग वो सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो भोपाल और आसपास जो लास्ट आपका असेसमेंट है 2022 वाला, उसमें ये है कि 96 टाइगर का पॉपुलेशन आया है। 96 प्लस और माइनस मान लीजिए 20। भोपाल के आसपास मतलब हाँ, भोपाल रातापानी वो इसी और ये वाला बेल्ट में आपके ये समर्धा भी है। समर्धा आपके साउथ भोपाल से आपके रातापानी वाला एरिया, सीहोर वाला एरिया में करीब करीब 100 टाइगर्स है। तो आपको कितने को आप करेंगे, ये भटक के आए हुए वाले नहीं है, ये कंटिन्यूस पॉपुलेशन है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये ज़रूर हम ये चाहेंगे कि एकदम शहर में ना घुसे, है ना, फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो जो जाली फेंस वाला बात है वो है कि जहाँ पे हम बोलते हैं इसको हार्ड बाउंड्री है, कि जंगल यहाँ ख़त्म, शहर शुरू, या फिर खेत शुरू, या फिर आबादी शुरू। तो वहाँ पे ज़रूर हम फेंस करके, ताकि वो एकदम से एनकाउंटर होगा तो फिर दोनों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए जैसे कुछ महीनों पहले ही एक घटना घटी थी हाथियों के मरने की, तो सर उसका क्या रीज़न रहा है, और आगे इस तरीके की और घटना ना हो उसके लिए क्या कोई योजना आपने बनाई हो? देखिए, जो हाथियों का मौत था वो तो एकदम शॉकिंग था सभी के लिए। और उसी समय फिर मतलब कोदू खा के मरा है ऐसा चला वो, लेकिन वो कोदू खा के नहीं, वो जैसे बेसिकली हम लोग को जैसे फूड पॉइजनिंग होता है, ये भी वही केस है। सब जगह से सैंपल लेके भेजे हैं, तो उसमें हर लैब का वो एक ही कंक्लूजन है। तो बेसिकली ये एक्चुअली एक मैनेजमेंट वाला बात है कि आप खाना छोड़ रहे हो बाहर, जो सड़ा गला या विषैला हो जा रहा है, उसको कोई भी जानवर खाएगा, उसका वही रिएक्शन होने वाला है। तो इस बार क्योंकि आपको पता है कोर्ट में भी है, तो कोर्ट से भी कई डायरेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से हम लोग प्रोएक्टिवली उसको कर रहे हैं कि अगर आप फसल बो रहे हो तो उसको फिर ठीक है उस समय में काटो, कम से कम ऐसा खेत में। हाँ, मतलब जंगल के पास वाले ज़्यादातर हाँ, जो हाथी जहाँ हम तो अभी हाथी के हिसाब से या बाकी जानवर के हिसाब से देख कि जहाँ हाथी आके खा सकते हैं, ऐसे जगह आप फसल बिना काटे छोड़ो मत कि वो ख़राब होके फिर वो जहर बन जाए दूसरे जानवरों के लिए। तो वो इस साल देखेंगे, अभी बोए हैं फसल, अभी हम लोग को ध्यान रख रहे हैं उस बात का। सर वनों के संरक्षण के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक जनरली हम देखते हैं गर्मी के दिनों में वनों में आग लग जाती है। तो वनों में जब आग लग जाती है उसके लिए एक अलर्ट सिस्टम डेवलप किया था, GPS सिस्टम आपने ये किया था कि जैसे ही आग लगेगी तो पता चल जाए। तो वो सिस्टम कितना कारगर है, क्या अभी भी वर्क कर पा रहा है वो, या कुछ और नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं? देखिए, वो तो काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसमें बेसिकली हम लोगों का जो GPS वाला सिस्टम आप बोल रहे हैं, वो बेसिकली सैटेलाइट से मॉनिटरिंग वाला है। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पिछले 10-15 साल में नहीं हुआ है। उसमें क्या हुआ है, उसमें 2 ही सैटेलाइट है, पहले 2 थे, अभी एक ख़राब हो गया तो एक दूसरा आ गया, तो बेसिकली 2 अभी भी है। और 2 सैटेलाइट्स अमेरिकन सैटेलाइट्स है, और वो बेसिकली आपके क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वो घूम रहे हैं, तो वो आपको बेसिकली हीट सिग्नेचर या फिर धुआं देख के वो आपको अलर्ट्स देते हैं। आधुनिक तकनीक है और जो बेसिक जो फील्ड वाला तकनीक है, दोनों एक साथ चलता है। हम लोग फायर वॉचर रखते हैं उसी पीरियड के, गर्मी के पीरियड के लिए। आग कहीं टावर वावर से देखते रहते हैं, जहाँ भी धुआं दिखा वो टीम जाके उसको बुझाता है, क्योंकि आपको सैटेलाइट तो बता तो देगा यहाँ आग है, लेकिन आपको बुझाना तो मौके पे आदमी जाके ही करेगा। तो ये दोनों तरीके मिलके, और फिर हम लोग ज़्यादा ध्यान इस बार ये अभी हाल ही में दिए हैं कि भाई गांव में भी प्रचार प्रसार हो उसमें, है ना। तो उस टाइप का मेथड लेके मध्य प्रदेश में काफ़ी कंट्रोल में है।
ये ज़रूर है कि मौसम का जो चेंजेस है आजकल, जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण भी बारिश का थोड़ा सा इराटिक भी है, और फिर गर्मी, ज़्यादा गर्मी है होता है, तो वो सब के कारण ज़रूर कई साल में प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन ये जो मेथड है वो अभी हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी कारगर है। लेकिन फिर भी बहुत कम हो गया है वन्य जीव, उनके अंगों का व्यापार होता है या उनकी खाल बेची जाती है या हाथी दांत का व्यापार होता है। तो इनको भी रोकने के लिए क्या कोई नया सर्विलेंस सिस्टम या किस तरीके के और कैमरेज और ट्रैप कैमरे जैसे यूज़, ऐसा कुछ नया टेक्निक भी आ गया है? बेसिकली जो एनिमल पार्ट, जैसे आप अपने देश में कोई भी वाइल्ड एनिमल के पार्ट का ट्रेड इलीगल है ना। तो और जनरली हमारे देश में एनिमल अंगों का, जानवरों का अंगों का डिमांड लगभग नहीं है, बहुत कम है। वो बेसिकली अंधविश्वास के कारण है कि आप जैसे कुछ एरियाज़ में ये था कि इसका नाखून ले लो, इसका पंजा ले लो तो धन वर्षा हो गया, इस टाइप के अंधविश्वास के कारण कभी कभार आते हैं। लेकिन जो बड़ा जो ट्रेड है, जो कमर्शियल वाला है, उसका डिमांड एक्चुअली बाहर से है, वो बेसिकली चाइना से है। आपका टाइगर की हर पार्ट का है, फिर आप सुनते होंगे जो आपके पेंगोलिन है, तो पेंगोलिन है, तो इस सब का डिमांड एक्चुअली बाहर है, चाइना और वो सब जगह है। नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना है, उसी के तरह हमारे स्टेट में जो बना है STSF है, तो वो टेलीफोन का CDR लेना, सारे इन्वेस्टिगेशन करना, है ना, वो उनके अलग से कोर्ट भी है मध्य प्रदेश में, तो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। फिर हमारे ये सब चीज़ रोकथाम के लिए बहुत सारे बाकी जो चीज़ चाहिए, हमारे 14-15 स्निफर डॉग्स है जो कि केस पकड़ने में सबसे सहायक हमारे स्निफर डॉग्स हैं, है ना। तो वो ये सब चीज़ करके हम लोग ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्मगलिंग भी है प्लस एनिमल पार्ट्स भी है। कुछ हम ये प्रचार प्रसार करके ये भी जो मैंने बताया कि अंधविश्वास वाला जो है कि भाई ये फलाने का काम करेगा, उस टाइप का अंधविश्वास, उसको रोकने का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यटन की, तो अब इतने हमारे यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं और 25 अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर पर्यटन के लिए और कई पर्यटक आते हैं और एरियाज़ भी अच्छा है, तो लोग जंगल देखने आते हैं, वन्य जीव देखने आते हैं। तो इसका दबाव तो नेचुरली नेशनल पार्क्स पर और सेंचुरीज़ पर रहता ही है। लेकिन क्या ऐसा आप मानते हैं कि ये तो एक चुनौती है ही आपको कि पर्यटक को ज़्यादा पर्यटक ना आए, ज़्यादा दबाव ना पड़े, लेकिन इसके अलावा ये भी आपको लगता है कि जब पर्यटक आते हैं इन एरियाज़ में, इन जंगलों में, तो शिकार नहीं होते होंगे, वन कटाई कम होती है क्योंकि पर्यटक हर जगह जाते हैं, गाड़ियाँ हर जगह जाती है, और जो आपका जो स्टाफ है, वन कर्मी है, वो भी अलर्ट रहते हैं। क्या ये भी एक सर्वेलेंस सिस्टम का काम करता है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर पर्यटन के लिए वो जगह खोल दो तो उसको फिर आप जो लोकल जो चोर है, लकड़ी चोर, बांस वाले, वो आना ज़रूर थोड़ा बंद हो जाते हैं। आप जो चराई वराई थोड़ा ज़रूर ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन शिकार वाला, क्योंकि शिकार जो देखिए आजकल शिकार जो है वो बंदूक और उससे नहीं है। आजकल शिकार सभी जो है जहर से है, फंदे से है, जो छुपा हुआ, जो पगडंडी में टाइगर चलता है उसी पगडंडी में कोई टूरिस्ट नहीं जाता। उस पगडंडी में टूरिस्ट तो मेन रास्ते में चल रहा है, रास्ते में कुछ नहीं होगा। वो सारे जो पगडंडी है, छोटे रास्ते हैं, उसी में फंदे हैं, जहर है, उस टाइप का चीज़ है, बिजली का तार है। तो टूरिस्ट से ज़रूर टूरिज़्म चैलेंज है। हम ये भी चाहते हैं कि टूरिस्ट को अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसलिए जो हमारे जो रूल्स है ऑल इंडिया लेवल पे कि आप 20% ही खोलेंगे पार्क का, आपका कैरिंग कैपेसिटी होगा, कितना गाड़ी जाएगा, क्योंकि अभी आप कोई भी टूरिस्ट नहीं चाहेगा उसके आगे 20 गाड़ी जा रहा है धूल उड़ाते हुए, वो 21वीं 22वीं गाड़ी पे है, इतना भीड़ भाड़ में वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। अगर आपका 2-3 गाड़ी ही है और वो जा रहा है जंगल में, उसका एक्सपीरियंस और 40 गाड़ी के साथ आप जा रहे हो, बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वैसा एक्सपीरियंस, एक विल्डरनेस एक्सपीरियंस भी मिले टूरिस्ट को। बहुत समय दिया और हमारे प्रोग्राम की एक टाइम लिमिट है, तो हम इस प्रोग्राम को विराम देना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि लोग वन्य जीव से कैसे जुड़े और वनों के संरक्षण के साथ वन्य जीवों का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, उस पर आप एक छोटा सा मैसेज दें हमारे दर्शकों के लिए। हवा पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, और हवा पानी इन्हीं से आता है। खास करके मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे ऐसा तो नहीं कि बर्फ़ पिघल के आपके नदी बन रहे हैं, आपके जंगल से ही नदी निकलते हैं। क्योंकि हमारा अगर वो वन्य प्राणी नहीं होंगे
तो हम भी नहीं होंगे, हमारे पानी ख़त्म हो जाएगा। और कई जगह आप शहर में देख रहे हैं, कई शहर में सांस लेना भी बहुत मुश्किल की बात हो रहा है। तो वो उसके हिसाब से आपको वन्य प्राणी को बचाव करना बहुत आवश्यक है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में जैसे आपने देखा कि अगर हम वन्य जीवों का और वनों का ध्यान रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे और हमारे घर के आसपास हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ और हम फिर किसी न किसी सरकार की योजनाओं पर फिर से करेंगे मूल्यांकन। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।